फिनटेक क्यों है हीलियन वेंचर पार्टनर्स के लिए एक विनिंग आइडिया। शहरों में बढ़ते अर्बन फार्मिंग के दौर में स्टार्टअप्स की चांदी। और इस हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर मैं हर्षदा सावंत हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आजकल एक नया चलन जोर पकड़ रहा है जिसे पॉपुलरली अर्बन फार्मिंग का नाम दिया गया है। यानी शहरी इलाकों में लोग अपनी छतों और बालकनियों पर अपनी जरूरत की सब्जियां उगा रहे हैं। और इस चलन में कारोबार दिखा IIT खड़गपुर के साहिल पारेख और कौस्तुभ खरे को, जिन्होंने देश को खेतीफाई करने की ठान ली है। फार्म फ्रेश फल और सब्जियां खाने के लिए हम सुपरमार्केट से लेकर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स के कई चक्कर काटते हैं, लेकिन अगर आप ये फ्रेश सब्जियां अपने घर पर ही उगा सके तो ये मुमकिन है। और रूफटॉप फार्मिंग के इसी कॉन्सेप्ट को शहरों तक पहुंचा रहा है खेतीफाई। देश का कल्चर एग्रीकल्चर, इस सिद्धांत के साथ साल 2013 में IIT ग्रेजुएट साहिल पारेख और कौस्तुभ खरे ने खेतीफाई की शुरुआत की। फल सब्जी में बढ़ते पेस्टिसाइड और फ्रेश ऑर्गेनिक खाने के बढ़ते चलन के जरिए इस स्टार्टअप की निकल पड़ी। खेतीफाई शहरों में घरों की छत पर छोटे छोटे खेत बनाने का काम करता है। कंपनी ऐसे कंपोस्ट बेस्ड मॉड्यूलर खेत रिहायशी घरों की छत पर इंस्टॉल करता है। इस सेट के जरिए 200 स्क्वायर फीट की जगह में एक परिवार एक साल में चाहे तो 700 केजी सब्जियां उगा सकता है। कंपनी शुरू करने के पहले करीब 1.5 साल तक हमने बस एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें अलग अलग तरीके के बीज, अलग तरीके का मिट्टी में क्या क्या चीज़ें डालनी है, ड्रिप इरिगेशन की अलग अलग टेक्नोलॉजी, ये सब हमने टेस्ट की थी काफ़ी टाइम तक। और जब एक बार पिछले समर में 2016 के समर में जब दिल्ली में 45 डिग्री पार कर गया था, तब हमने 10 फुट बाय 20 फुट की छत से हमने जून के महीने में 35 किलो सब्जी निकाली थी। तो जब वो हुआ तब हमें लगा कि नहीं, हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो किसी लेवल पे पहुंच गया है। खेतीफाई ने दिल्ली NCR में 7000 स्क्वायर फुट से ज्यादा खाली छतों और बालकनियों को अर्बन फार्म में बदल दिया है और इनमें अब तक 55 वैरायटी की सब्जियां उगाई जा रही हैं। कंपनी ने इस मॉडल में कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। इन अर्बन फार्म्स में IoT की मदद से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इजाद किया गया है, जो पानी की बचत करता है और साथ ही रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता है। हम लोगों ने ये एक IoT डिवाइस निकाली है, जो बेसिकली क्या करती है, नल से कनेक्ट हो जाता है एक वॉल्व, आपने यहाँ पे देखा होगा। उस वॉल्व के साथ एक सिम कंट्रोलर लगाते हैं हम। तो बेसिकली एक नंबर होता है, उस फोन नंबर पे अगर आप SMS करिए ऑन, तो फिर वो अपने आप ड्रिप इरिगेशन चल जाता है, और फिर आप ऑफ SMS करिए तो ऑफ हो जाता है। तो आप मीटिंग में, स्कूल में, बच्चे के साथ जहाँ भी है, आप बस इसको SMS कर दीजिए। छत पर इस तरह के सेटअप के लिए 19,000 की लागत लगती है। अर्बन फार्मिंग के बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले कड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है। बीज, जगह और सिंचाई के तरीकों को समझना सबसे अहम है। खेतीफाई की शुरुआत करीब 15 से 18 लाख के निवेश से हुई और पिछले दिसंबर में एम स्मार्ट सिटी एक्सेलरेटर से कंपनी ने सीड फंडिंग भी जुटाई। फाउंडर्स की छत से शुरू हुई ये खेती आज दिल्ली के कई हिस्सों तक पहुंच गई है। तो पिछले समर में हमने शुरू किया था, तब तो एक छत थी। आज हम लोग 50 घरों में दिल्ली और NCR में, ज़्यादातर गुड़गांव और दिल्ली में ही है। ये 50 घर अभी तक कुल मिला के करीब 3,500 से 4,000 किलो के बीच में सब्जी निकाल चुके होंगे। साहिल और कौस्तुभ अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के मकसद से स्कूल, हाउसिंग सोसाइटी से संपर्क भी कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चेन का हिस्सा बन सकें। हम लोगों ने टाई अप किया है UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है, UN हैबिटेट के साथ, कि हम इस साल दिल्ली में 25 स्कूलों में कम से कम ये खेत लगाएंगे और वहाँ पे बच्चों को खेती करना सिखाएंगे। तो अभी हमारा काफ़ी, एक तो हाउस होल्ड वाला जो चल रहा है उसमें हमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिलता रहता है, हमें रोज़ के रोज़ इंक्वायरीज आती हैं, तो वो तो चल रहा है काफ़ी अच्छे से। पर जो नया जो हमें जो वर्टिकल बड़ा करके उस पर काफ़ी फोकस करना है वो स्कूल्स का है। अर्बन एग्रीकल्चर की इस चलन को और जोर देने के लिए कंपनी अपने साथ आगे किसानों को भी जोड़ना चाहती है।
खेतीफाई जहां आपके घर या अपार्टमेंट बिल्डिंग के छत को एक अर्बन फार्म बना रहा है, वहीं पुणे की ग्रीन ने गार्डन के कॉन्सेप्ट को एक अलग ट्विस्ट दिया है अपने वर्टिकल गार्डन्स के साथ। वर्टिकल गार्डन यानी दीवारों पर फूल या सब्जी उगाना। शहरों में कम होती जगह और अतरंगी होम डिकोर की डिमांड, इन दोनों ही बातों का जवाब है वर्टिकल गार्डन। दीवारों पर गार्डनिंग से घर हरा भरा तो रहता ही है, साथ ही नेचुरली सुंदर भी लगता है। फ्रांस में दीवारों पर गार्डन से प्रेरणा लेकर 2013 में सुजीत जैन ने शुरू किया वर्टिकल गार्डन्स का कॉन्सेप्ट ग्रीन। फ्रांस के एक आर्किटेक्ट ने इसकी शुरुआत पेरिस की एक बिल्डिंग को इस तरह फॉर्मली फर्स्ट टाइम किया था, और जब मैंने वो बिल्डिंग देखा और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। कोई भी मार्बल, कोई भी आर्टिफिशियल वस्तु वो लुक, वो ब्यूटी नहीं दे सकती जो ये एक वर्टिकल गार्डन ने मुझे प्रेरित किया। तो अपने घर को इनोवेटिव अंदाज में सजाने के लिए दीवार के किसी एक कोने से लेकर पूरी दीवार तक कई विकल्प मौजूद हैं। यही नहीं, घर की दीवारों के साथ साथ सीलिंग को भी प्राकृतिक एहसास दे सकते हैं। और डेकोरेटिव प्लांट ही नहीं, आप अपने घर को पूरी तरह से ऑर्गेनिक फील देने के लिए खास सब्जियां भी उगा सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन क्लाइंट का होता है। किसे ग्रीन कवर चाहिए होता है तो वो डेकोरेटिव प्लांट्स लेता है। हम इसमें सब्जियां जो है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स के भी ऑप्शन देते हैं, जैसे आप चेरी टमाटो, पार्सले, बेसिल, पाक चॉय, ऐसे जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स है वो भी ग्रो कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब रियल्टी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं। यानी ऐसे कारोबार में ग्राहक दोनों हैं, आप जैसे कंज्यूमर और बड़े बिजनेसेस भी। फिलहाल मुंबई और पुणे में काम कर रही ग्रीन आगे दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में बिजनेस बढ़ाएगी। लेकिन ऐसी दीवार पर गार्डन को मेंटेन करना भी काफी मुश्किल होता है, इसीलिए कंपनी अपने ग्राहकों को आफ्टर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस की सुविधा भी देती है। वर्टिकल गार्डन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटेनेंस, और जहां मेंटेनेंस का इशू आता है, आपको तो पता ही है कि फिर क्लाइंट उससे दुखी हो जाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी खूबी है आफ्टर सेल्स। सेल्स पर हमारा काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं, और हमें काफ़ी जो ऑर्डर्स मिले हैं इन क्लाइंट्स के रेफरेंसेस की वजह से भी। शहर के कंक्रीट जंगल को नेचर के करीब लाने का ये ट्रेंड काफी जोर पकड़ रहा है। नया कॉन्सेप्ट होने के चलते ग्रीन धीरे धीरे कारोबार को बढ़ा रहा है। कंपनी ने पिछले 1 साल में करीब 90 लाख का बिजनेस कर लिया। ऑर्गेनिक और नेचर फ्रेश का नारा लगा रहे आज के ग्राहकों के लिए वर्टिकल गार्डनिंग सजावट के अलावा घर दफ्तर को फ्रेश रखने में और आपके आसपास का तापमान कम रखने में भी काफी मददगार साबित हो रहा है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हीलियन वेंचर्स के नए फंड यूनिटरी हीलियन की बात करेंगे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। फिनटेक एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज पैदा हुई हैं। देश की बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के दौर में इस क्षेत्र में जितना काम हो वो कम ही लगता है। यही वजह है कि बड़े से बड़े बैंक से लेकर स्टार्टअप्स सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन पर ही जोर दे रहे हैं, और अब निवेशक भी इस क्षेत्र में पैसे लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। देश के मशहूर वेंचर कैपिटल फर्म हीलियन वेंचर पार्टनर्स ने खास इसी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड शुरू किया है जिसका नाम है यूनिटरी हीलियन। किस तरह के कारोबार को बैक करेगा ये नया फंड, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हीलियन वेंचर पार्टनर्स के राहुल चंद्रा। राहुल, कांग्रेचुलेशंस इस नए फंड के लिए। बताइए हमें क्या खासियत रहेगी यूनिटरी हीलियन की? ये फंड हर्षिता जो कंपनीज जो इंडिया की समस्याएं हैं, जो 100 करोड़ लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कि उनके पास बैंक का क्रेडिट नहीं पहुंचता है,
या फिर उनको आजकल डीमोनेटाइजेशन के बाद जो पेमेंट्स में सारे बदलाव आ रहे हैं, उसमें जो इनोवेशन और जो नए आइडियाज़ आ रहे हैं उनमें फंडिंग की ज़रूरत है, और उसको ये आइडियाज़ को ले जाने की ज़रूरत है। इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो सेक्टर्स ज़रूरी हैं, जैसे एग्री हो गया या फाइनेंशियल सर्विस है, बैंक्स, इंश्योरेंस और ये जो लॉजिस्टिक्स का सेक्टर है, इनमें ये आइडियाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है। तो ये फंड उन स्टार्टअप्स पे फोकस करेगा जो इन सेक्टर्स में बड़ी कंपनियां बनाएंगे। आपने कहा फिनटेक पर आपका फोकस है, लेकिन इस क्षेत्र में कई कारोबार पहले से ही डिस्कवर हो चुके हैं, तो आप किस तरह की नए आइडियाज की तलाश में हैं, या फिर आप मौजूदा प्लेयर्स में ही पैसा लगाएंगे, उन्हीं को फंड करेंगे? हर्षिता, मेरे हिसाब से अभी फिनटेक में इंडिया के लिए शुरुआत है। अभी बहुत बदलाव होना ज़रूरी है और बहुत नए किस्म का बदलाव है। हम एक नए पहले दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें जो कंपनीज निकली हैं वो काफ़ी कुछ एक फर्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। अभी बहुत गहराई है इस सेक्टर में, जिसमें बहुत चीज़ें करोड़ों लोगों तक, करोड़ों बिजनेस जो अभी तक फॉर्मल फोल्ड में नहीं आए हैं, एक औपचारिक ढंग से इकोनॉमी में नहीं जुड़े हैं, उन सेक्टर्स पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत कंपनीज क्रिएट होंगी। और ये ऐसा सेक्टर है जो कि ई कॉमर्स से परे है। ई कॉमर्स में जो मेन बात थी वो ये थी कि खाली एक या दो लीडर हो सकता है स्पेस में, उसके अलावा बाकी सब लोग उस स्पेस में काफ़ी पीछे रहेंगे और एक बहुत बड़ा जायंट क्रिएट होता है। इन सेक्टर्स में, खासकर फिनटेक में और पेमेंट्स में, जो ज़रूरत है वो है कि बहुत सारी कंपनीज पैदा हों, और क्योंकि मार्केट इतना गहरा और बड़ा है कि सब लोग एक साथ रह सकते हैं, फिर भी मार्केट ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि लीडर्स बहुत सारे होंगे और मार्केट बहुत बड़ा है। अब तक हमने देखा है कि फिनटेक के जरिए भारतीय इकोनॉमी में क्रांति आ गई है, और वॉलेट एक बहुत बड़ा साधन रहा है इस पर्टिकुलर क्रांति का। और वॉलेट स्पेस में हमने देखा है बड़े बड़े नाम आए, बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं। तो यहां से आगे आपको क्या लग रहा है, क्या क्लिक करेगा? वॉलेट के बियॉन्ड कैसे फिनटेक को बढ़ावा दे? पेमेंट में अभी बहुत लोग जो हैं डिजिटल पेमेंट से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है पेमेंट्स की वो बहुत अलग है। जैसे एक किसान के लिए रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, या स्टूडेंट के लिए बहुत अलग है, या कोई मरीज़ है जिसको हॉस्पिटल के साथ पेमेंट करना है, वो पेमेंट का रिक्वायरमेंट अलग है। तो ये बहुत कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन होंगी, बहुत स्पेशल एप्लीकेशन खाली उस खास काम के लिए होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको फॉर्मल क्रेडिट पहुंचाना, एक फॉर्मल लोन पहुंचाना एक कठिन काम है, क्योंकि उनके पास पुरानी कोई बैलेंस शीट के बेसिस पे उनको लोन देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उनकी बैलेंस शीट नहीं है, या फिर उनका अभी तक डिजिटाइज डेटा नहीं अवेलेबल है कि उनका कैसा कारोबार चल रहा है। उस हिसाब से पेमेंट के बेसिस पे लोन देना इंडिया में बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए पेमेंट का एक और नया नज़रिया आता है जिससे कि वो जो लेंडिंग बिजनेस है उसको इनेबल करेगा। तो पेमेंट के बेसिस पे बहुत नई चीज़ें होंगी, और बहुत अभी एरियाज हैं और बहुत ग्रुप्स हैं लोगों के और बिजनेसेस के जहाँ पे पेमेंट पहुँचाना ज़रूरी है। यूनिटरी हीलियन क्या सिर्फ फिनटेक पर ही फोकस रहेगा, या फिर ऐसे जैसे आपने पहले भी मेंशन किया एग्री है, हेल्थ केयर है, वहां पर भी आप बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे? हर्षिता, हमारे फंड का फोकस होगा लोगों को जोड़ना सबसे पहली लेयर पे। जैसे अलीबाबा है, चाइना का बहुत बड़ा जायंट कंपनी है, उस हिसाब से इंडिया में भी अलग सेक्टर्स के लिए अलग नए किस्म के अलीबाबा बनाने ज़रूरी हैं, जिसमें लोग बेच और ख़रीद सकें। और जैसे कि जिसको मार्केट प्लेस कहा जाता है, मार्केट प्लेस के ऊपर पेमेंट और लोन देने की ज़रूरत है। अगर कोई अपनी प्रोड्यूस को बेच रहा है तो उसमें 2 हफ्ते 1 महीने का लेंडिंग पीरियड होता है, जिसमें जो खरीद रहा है वो पैसे नहीं पहुंचाता है, या कोई ट्रकर किसी के लिए सामान शिप कर रहा है तो उसमें पेमेंट में डिले होता है, क्योंकि वो ट्रकर जब तक पहुंचाएगा नहीं तब तक वो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत क्रेडिट गैप्स हैं बहुत बड़े सेक्टर्स में। तो एज अ फंड हम लोग इन तीनों चीज़ों में फोकस करेंगे, और इन तीनों चीज़ों को इन बहुत बड़े सेक्टर्स में ले जाएंगे और वहाँ इनोवेशन ढूंढेंगे। तो एक खास जो हमारा फोकस रहेगा वो खाली इन तीनों चीज़ों में रहेगा, बट हम
अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे एग्री में और हेल्थ केयर में, लॉजिस्टिक्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि ये इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी 4 सेक्टर्स हैं। अच्छा, ये बताइए राहुल, कितना निवेश करेंगे आप स्टार्टअप्स में? रुपीज़ में इस टर्म का साइज करीब 700 करोड़ तक होगा, और जो एक इन्वेस्टमेंट जो पहला हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उसका साइज करीब 6 से 7 करोड़ के बीच में होगा, और या 6 से 12 करोड़ के बीच में होगा, और उसके बाद हम कंपनी के प्रोग्रेस को देखते हुए और आगे भी इन्वेस्ट करते रहेंगे। राहुल, अगर आप हमें ये बता सके, क्योंकि आपने अभी अभी एक नया फंड लॉन्च किया है, इस समय सेंटिमेंट कैसा है? चिंता अभी तक रही है कि लोगों को तगड़े रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, एग्जिट्स नहीं कर पा रहे हैं, क्या वही माहौल है या फिर कुछ बदलाव आ रहा है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी ये बात लेके परेशान हैं अर्चिता कि इंडिया से जो है वो एग्जिट मिलना बड़ा मुश्किल है। जो कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है पर उससे लिक्विडिटी नहीं आती, उसको कोई खरीदता नहीं है, वो पैसा वापस नहीं जाता है। और ये बात काफ़ी सालों से एक मुद्दा है इंडिया के वेंचर स्पेस के लिए। ये दूसरा सवाल जो बड़ा था वो कि इंडिया में बड़ी कंपनीज पैदा होंगी कि नहीं, या बड़ी कंपनीज उतनी जल्दी बनेंगी कि नहीं। जो हमारी रिसर्च दिखा रही है, जो हमने हीलियन में देखा है कि वो पिछले 10 साल में जो रेट है जिसके हिसाब से कंपनीज हर साल पैदा होती हैं और एक बड़े साइज तक पहुंचती है, वो रेट बढ़ के अब एक ऐसे जगह पहुंच गया है जहां पे हर साल अगर हम पिछले 5-6 साल से कंपेयर करें तो हर साल वो रेट बढ़ रहा है। तो एक ये अच्छी बात हो रही है इंडिया में कि जो कंपनी का साइज है वो इन इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए काफ़ी सब्सटैंशियल है, वो काफ़ी सही साइज की कंपनीज बन रही हैं। जो ज़रूरी बात यह है कि इन्वेस्टर्स खासकर ये देखते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट का थीसिस क्या है, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप कुछ नया सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो उस हिसाब से इस फंड का जो फोकस है, जो कि जो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से इतना बड़ा इम्पैक्ट और इतने लोगों को जो कोई वैल्यू प्रोवाइड करे, उन कंपनीज को देखते हुए वो थीसिस हम लोग आशा करते हैं कि वो उनको पसंद आएगा और उसके बेसिस पे उन्हें ये फंड पसंद आएगा। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आप एडवाइस कर रहे हैं उन स्टार्टअप्स को जो आगे आपको अप्रोच करेंगे, आपसे शायद पैसा उठाना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जो इंडिया में जो मोटी प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया की जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, बाहर के मॉडल्स ना देख के जो इंडिया के मेन इश्यूज हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पैक्ट होता है और जो अगले 10 साल में हमारा जीडीपी बढ़ेगा जिस हिसाब से, आप उन मोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढिए और ऐसे ढूंढिए कि वो बहुत लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया राहुल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट यूनिटरी हीलियन के लिए। थैंक यू सो मच अर्शिता, बाय बाय। वैसे माना जाता है कि 2020 तक भारत का फिनटेक मार्केट $2.4 बिलियन का होगा और इस मार्केट में कदम रख रहे एंटरप्रेन्योर्स को कुछ नायाब करने की जरूरत है। इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और आवाज एंटरप्रेन्योर में जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरों पर। फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने 80 मिलियन USD यानी तकरीबन 512 करोड़ रुपए अपनी इन सीरीज ई राउंड में जुटा लिए हैं। इस राउंड को लीड किया नेस्पर्स ने और कंपनी के मौजूदा निवेशक एक्सेल इंडिया, सेफ पार्टनर्स इंडिया, पेसिमो वेंचर पार्टनर्स, हार्मनी पार्टनर्स और नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स में भी इस फंड रेज में हिस्सा लिया। इस नए लश्कर के साथ स्विगी अपने प्लेटफॉर्म पर नए प्रोडक्ट और ग्राहकों का एक्सपीरियंस बेहतर करने पर जोर देगी। कंपनी अपनी टेक टीम को डबल करने का इरादा रखती है और निवेश कोर इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग एंड पर्सनलाइजेशन में होगा। स्विगी पर 12,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट पार्टनर्स मौजूद हैं और कंपनी देश के 8 प्रमुख शहरों को सर्विस कर रही है। फ्लिपकार्ट के साथ विलय की बातचीत के बीच स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रोहित बंसल और कंपनी के पुराने निवेशक नेक्सस वेंचर पार्टनर्स के साथ मिलकर कंपनी ने 113 करोड़ की इमरजेंसी फंडिंग डाली है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की फाइलिंग के मुताबिक नेक्सस ने 96.26 करोड़ और बाकी 16.9 करोड़ दोनों फाउंडर्स ने मिलकर डाले हैं। रिपोर्ट की माने तो कंपनी के पास अगले 4 महीनों के लिए पर्याप्त कैश है, लेकिन इस नई फंडिंग से कंपनी को और राहत मिलेगी।
वहीं सब्सक्रिप्शन बेस्ड माइक्रो डिलीवरी स्टार्टअप सुपर डेली ने सिलिकॉन वैली के कुछ निवेशकों से 10 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। निवेशकों में वाई कॉम्बिनेटर के जेड फ्रीडमैन शामिल हैं। सुपर डेली की शुरुआत 2015 में पुनीत कुमार और श्रेय नागदवने ने की। मुंबई की एक कंपनी की एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है और रोजमर्रा काम आने वाली चीजें जैसे दूध, ब्रेड, अंडे, नारियल पानी लोगों के घर तक सुबह सुबह पहुंचाती है। ये सुपर डेली सिलिकॉन वैली के मशहूर वाई कॉम्बिनेटर के मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा भी रह चुकी है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर और याद रखिए आप हमसे संपर्क में भी रह सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज हाजिर है आवाज एंटरप्रेन्योर, इसे फॉलो करें। वहां पर आप अपना फीडबैक दीजिए और साथ ही ट्विटर पर भी मैं मौजूद हूं @AE हर्षदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड टेक केयर।